बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर डॉक्यूमेंट्री शेयर करूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पैदाइश से लेकर फांसी तक का सफर। पाकिस्तान ने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद से आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ा बेहतर और बकमाल लीडर, सियासतदान या हुक्मरान नहीं देखा। एक शहर अंगेज शख्सियत, ज़ाती काबिलियत, अवामी मकबूलियत और कौमी खिदमत में जिसका कभी कोई सानी नहीं था। भुट्टो ने अपनी सिर्फ 51 साल जिंदगी में वो मुकाम व मर्तबा हासिल किया जो तारीख में बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इब्तदाई जिंदगी। 5 जनवरी 1928 को खित्ते सिंध के मारूफ सियासतदान सर शाहनवाज भुट्टो के घर पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इब्तदाई तालीम मुंबई में हुई। बर्कले और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की आला तालीम के बाद लिंकन इन से वकालत पास की। 1953 में कराची वापस आए और कानून के लेक्चरर रहे और साथ ही वकालत भी जारी रखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी जिंदगी पर नजर डालें तो 25 नवंबर 1954 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिंध यूथ फ्रंट के सदर के तौर पर पहली बार खबरों में आए जब उन्होंने 1 यूनिट के क़याम के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। सितंबर 1957 में पहली बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकारी खिदमात सामने आई जब वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के एक इजलास में शरीक पाकिस्तानी वफ़द में शामिल थे, जहाँ उनकी तकारीर से सरकारी हल्के इस कदर मुतासर हुए कि 6 माह बाद मार्च 1958 में जब पाकिस्तान का एक और वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के जनीवा में होने वाले एक इजलास में शिरकत के लिए गया तो उस वफ़द की क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर रहे थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुनफ़रिद एज़ाज़ात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तानी तारीख़ की वाहिद शख्सियत हैं जो कि आला तरीन सरकारी और इंतज़ामी ओहदों पर फाइज़ रहे, जिनमें सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा, स्पीकर, चीफ मार्शल, एडमिनिस्ट्रेटर और पाक फ़ौज के सुप्रीम कमांडर के आला ओहदे शामिल हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की सियासत पर भी राज किया और उनसे बड़ा सियासतदान भी कोई नहीं था। वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और चेयरमैन, पाकिस्तान के पहले मुंतखब हुक्मरान और पाकिस्तान की तारीख के वाहिद अवामी लीडर भी थे। जिंदा भुट्टो और मुर्दा भुट्टो। पाकिस्तानी अवाम पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत का कमाल जादू था कि जिंदा भुट्टो ने 2 बार और मुर्दा भुट्टो ने 3 बार इंतखाबात जीते। भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। भुट्टो का दामाद आसिफ अली ज़रदारी सदर बना और निस्फ सदी बाद आज भी भुट्टो के नाम पर ही सियासत हो रही है और भुट्टो के नाम पर ही वोट भी मिल रहा है। यही वजह है कि भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वही नुस्खा कीमिया आजमाने की कोशिश कर रहा है। तारीख़ आलम में ऐसी लाजवाब शोहरत व मकबूलियत की हामिल तलस्माती शख्सियत की शाहिदी कोई और मिसाल मिले। आज 2024 में भी भुट्टो का दामाद आसिफ अली ज़रदारी फिर भुट्टो के ही वोट पर दोबारा सदर बना है। 4 अप्रैल 1979 को एक आलमी साजिश, रियासती जबर और एक इंतहाई मुतनाज़ा अदालती फैसले के बाद फांसी पाकर अमर हो जाने वाली इस अजीम अल मर्तबा हस्ती के इंतहाई काबिल रिश्क सियासी करियर और उरूज ज़वाल का खुलासा कुछ इस तरह है। 7 अक्टूबर 1958 को उस वक्त के सदर मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने आइन को मुअत्तल किया। वज़ीर-ए-आज़म मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून को घर भेजा, असम्बलियाँ और सियासी पार्टियाँ तोड़ी और मुल्क गैर मार्शला लगाकर आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को मार्शला एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 24 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान को वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया गया था, जिन्होंने सिर्फ 3 दिन बाद यानी 27 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा का बोरिया बिस्तर गोल किया, उन्हें मुल्क बदर किया और खुद ओहदे सदारत भी हथिया लिया। सदर अयूब खान ने जिस 11 रुकनी काबीना का ऐलान किया था, इसमें 3 फौजी जनरलों के अलावा 8 गैर सियासी सिविलियन भी थे। इनमें 30 साल नौजवान वकील जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर तिजारत का ओहदा दिया गया था, जो उस वक्त तक के पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वज़ीर थे। बेमिसाल कारकर्दगी। सिर्फ 1.25 साल के अरसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी कारकर्दगी से इस कदर मुतासर किया कि 7 जनवरी 1960 को सदर जनरल अयूब खान ने अपनी 11 रुकनी काबीना में वज़ारतों की तकसीम नौ की तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाहिद वज़ीर थे जिन्हें सबसे ज़्यादा यानी 6 वज़ारतों के कलमदान सौंप दिए गए थे। इन वज़ारतों के नाम वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वज़ीर कौमी तामीर नौ, वज़ीर दही तरक्की, वज़ीर बल्दियात, वज़ीर सेहत और वज़ीर अक़लियती उमूर, जबकि 3 माह बाद वज़ीर ईंधन, पानी, बिजली और कुदरती वसाइल की वज़ारत पर भी फाइज रहे और 24 जनवरी 1963 को अपने वज़ीर ख़ारजा बनने तक इन वज़ारतों के नाम भी आते हैं: वज़ीर सनत, वज़ीर उमूर कश्मीर, कायम मकाम वज़ीर खुराक वज़ारत और कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा वगैरह। जनरल अयूब खान का दायां हाथ। 1962 में सदर जनरल अयूब खान ने अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए जुमहरी हुकूमत बनने का ड्रामा रचाया तो पहली बार पाकिस्तान की खालिक जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग को हाईजैक किया गया। कन्वेंशन मुस्लिम लीग के नाम की सरकारी पार्टी की सरबराह सदर मुमलकत जनरल मोहम्मद अयूब खान और जनरल सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे।
जो अपनी गैर मामूली कारकर्दगी की वजह से सदर अयूब खान की हुकूमत की सबसे बड़ी दरियाफ्त बन चुके थे। जनरल अयूब खान के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साथ तकरीबन 8 साल तक रहा, जिसमें वो उनके दस्ते रास्त और सबसे काबिल एतमाद वज़ीर थे। पाकिस्तान के चारों आमरों में से अगर सिर्फ जनरल अयूब खान की कुछ मस्बत कारकर्दगी थी या उन्हें कुछ एहतराम से याद किया जाता है, तो इसकी वाहिद वजह भुट्टो जैसा गौर नायाब था जो दीगर आमरों को नसीब न हो सका। 21 जून 1964 को सदर जनरल अयूब खान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आला कारकर्दगी पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड हिलाल पाकिस्तान भी दिया। लेकिन 17 जून 1966 को दोनों की राहें जुदा हुई तो जनरल अयूब खान का सितारा भी गर्दिश में आ गया, जबकि भुट्टो नई बुलंदियों की तरफ गामजन हो गए। भुट्टो की अमली सियासत 30 नवंबर 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी नई सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम का ऐलान किया और अमली सियासत में कदम रख दिया। खुद पार्टी के बानी और चेयरमैन बने और सिर्फ 3 साल बाद 7 दिसंबर 1970 के इंतखाबात में मौजूदा या मगरबी पाकिस्तान में शानदार कामयाबी हासिल की। भुट्टो को कुल 138 में से 81 नशिस्तें हासिल हुई और खुद 5 हल्कों से मुंतखब हुए। भुट्टो को कुल 138 में से 81 नशिस्तें हासिल हुई और खुद 5 हल्कों से मुंतखब हुए। मशरकी पाकिस्तान की अवामी लीग ने कुल 300 में से 160 सीटें जीती थी और हुकूमत बनाने की हकदार भी थी, लेकिन पाकिस्तान का मुख्तार कुल आमर जनरल याहिया खान इक़्तिदार से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। हत्ता कि मुल्क तक टूट गया, लेकिन वो फिर भी इक़्तिदार से हटने को तैयार नहीं था। याहिया खान के दौर में भी वज़ारत ख़ारिजा संभाली। 7 दिसंबर 1971 को जंग के नाजुक मौके पर सदर जनरल अयूब खान ने एक कौमी हुकूमत कायम की, जिसमें मशरकी पाकिस्तान से वाहिद सीट जीतने वाले नूरुल अमीन को वज़ीर आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का पहला नायब वज़ीर आज़म और दूसरी बार वज़ीर ख़ारिजा बनाया गया। असल में भुट्टो को सलामती काउंसिल भेजने के लिए ये ड्रामा रचाया गया, क्योंकि उस वक्त पूरे मुल्क में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो इस आलमी तनाई में पाकिस्तान का कमज़ोर मौक़िफ़ पेश कर सकता था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को एक शर्मनाक तरीन फौजी शिकस्त हुई और मशरकी पाकिस्तान पर भारत के कब्जे के नतीजे में बांग्लादेश बन गया। ये अजीम सानिया ना होता तो जनरल याहिया खान और उसका टोला कभी भी इक़्तिदार से दस्तबरदार ना होता। 20 दिसंबर 1971 के दिन जनरल याहिया ने मजबूरन अपने सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सुपुर्द कर दिए, जो आइन की अदम मौजूदगी की वजह से थे। इस तरह भुट्टो साहब गालिबन आलमी तारीख के वाहिद सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर दाखिला की वज़ारतों के कलमदान भी थे। 14 अप्रैल 1972 को पाकिस्तान की पहली मुंतखब कौमी असम्बली ने हलफ उठाया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 38 के मुकाबले में 104 वोटों की अक्सरियत से असम्बली के सदर या स्पीकर मुंतखब होने का एजाज़ भी हासिल हुआ। 5 माह में बुरी आइन। सिर्फ 5 माह की मुद्दत में 20 अप्रैल 1972 के दिन उबरी आइन का नफाज हुआ, जिसके नतीजे में मार्शल लॉ खत्म हुआ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 21 अप्रैल 1972 के दिन दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाया। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला मौका था कि जब किसी हुक्मरान ने अपने ओहदे का हलफ कौमी ज़बान उर्दू में उठाया, और ये वाक़या भी पहली बार हुआ कि किसी सरकारी इमारत की बजाय रेस कोर्स रावलपिंडी के एक अवामी इज्तिमा में हलफ उठाया गया। पाकिस्तान का मुस्तकिल आइन। 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का पहला मुत्तफ़क़ा आइन नाफिज हुआ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया। उन्हें कौमी असम्बली में 28 के मुकाबले में 108 वोट मिले। भुट्टो न सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकिल आइन के खालिक थे, बल्कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी भी थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जहां शिमला मुआहिदा में मैदान जंग में हारी हुई जंग जीती थी, वहां हज़ारों मरबा मील मकबूजा इलाका वापस लेने के अलावा किसी पाकिस्तानी फौजी अफसर पर जंगी जुराइम के तहत मुकदमा भी नहीं चलने दिया था। उनके दौर में जहां पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मजबूत तर किया गया, वहां पाकिस्तान की इकॉनमी रवायती अरब भारत के मुकाबले में बेहतर हुई। भुट्टो ने हर शोबे में ऐसी इस्लाहात की थी कि जो उनकी दुश्मन बन गई थी और उन्हें इक़्तिदार के साथ जान से भी हाथ धोना पड़ गए। दूसरी बार वज़ीर आज़म बने। 7 मार्च 1977 को भुट्टो ने दूसरी बार इंतखाबात में कुल 181 नशिस्तों में से 155 पर कामयाबी हासिल की। 28 मार्च 1977 के दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने कि जिसने दूसरी बार अपने ओहदे का हल्फ उठाया था। ये पहला मौका था जब उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा के ओहदे पर अपने नायब अजीज़ अहमद खान को नामज़द किया था। याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे तवील अरसे तक वज़ीर ख़ारिजा रहने का रिकॉर्ड अभी तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही के पास है, जो कुल 9.25 साल तक वज़ीर ख़ारिजा रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही पाकिस्तान की तारीख के वाहिद शख्सियत हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के 3 आला तरीन ओहदों सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के ओहदों के हलफ 2-2 बार उठाए।
ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی زندگی میں کبھی کوئی سیاستدان سیاسی شکست نہیں دے سکا تھا۔ جہاں بھٹو اقتدار کی معراج تک پہنچے، وہاں ان کے تمام سیاسی مخالفین دنیا سے ناکام و نامراد ہو کر تاریخ کی کتابوں میں گم ہو چکے ہیں۔ عبرتناک مثال بنانے کا عمل 9 اگست 1976 کو امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر کی بھٹو کو دی گئی دھمکی پاکستان کے سازشی عناصر غداروں اور آستین کے سانپوں کے لیے گرین سگنل تھی، جس پر فوری عمل درآمد شروع ہو گیا جب 1977 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں، بدنام زمانہ تحریک نظام مصطفیٰ اور ایک منتخب حکومت کے خلاف عالمی سازش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے جنرل ضیاء نے طاقت سے 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ واضح رہے کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو 37 اسلامی ممالک کے سربراہوں کی تنظیم کے سربراہ اور 77 ترقی پذیر ممالک یا تیسری دنیا کی تنظیم کے چیئرمین بھی تھے۔ مقدمہ قتل: ذوالفقار علی بھٹو کو 3 ستمبر 1977 کو پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا، لیکن 10 روز بعد ضمانت ہو گئی۔ 17 ستمبر 1977 کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور ان پر احمد رضا قصوری نامی شخص کے باپ کے قتل کے الزام میں مقدمہ قتل بنایا گیا۔ بھٹو نے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی کھلی جانبداری، ذاتی پرخاش اور توہین آمیز سلوک کی وجہ سے اس مقدمے کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے یک طرفہ کارروائی میں بھٹو کو سزائے موت کا فیصلہ سنا دیا، جسے 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے 3-4 کے اکثریتی فیصلے سے برقرار رکھا اور 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر نظر ثانی کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے رحم کی اپیل نہیں کی تھی، لیکن دنیا بھر سے اپیلیں ہوئی تھی۔ ترکی نے تو سیاسی پناہ تک دینے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن بھٹو نے تاریخ میں مرنا پسند نہیں کیا۔ جان دے دی تھی لیکن پاکستان نہیں چھوڑا۔ بھٹو امر ہو گیا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ موت برحق ہر کسی نے مرنا ہے، لیکن موت میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی بھٹو کی طرح مر کر امر ہو جاتا ہے تو کوئی بھٹو کے قاتلوں کی طرح مر کر مردود ٹھہرتا ہے کہ جنہیں ان کے سیاسی جانشین بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔